अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, सिंध बिलखुसूस कराची में सिक्योरिटी की सूरत हाल गुज़िश्ता एक हफ्ते से काफ़ी कशीदा और तशवीशनाक दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में कराची के अंदर 3 बड़े हादसात रोनुमा हुए। अहमदी डॉक्टर को क्लिनिक में घुसकर कत्ल कर दिया गया, तो उसके अगले ही रोज़ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे को अगवा कर लिया गया और उसके एक रोज़ के वक्फे के बाद मारूफ कव्वाल और मोहब्बतों के सफ़ीर अमजद फरीद साबरी को कत्ल कर दिया जाता है। कराची में रोनुमा होने वाले हालिया वाक़यात में शहर में जारी ऑपरेशन की तो कलई खोली दी है, साथ ही साथ कई अहम सवालात को भी जन्म दिया है कि कराची में दहशतगर्दी की ताज़ा वारदातों के मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। क्या 3 साल की मेहनत से कराची में कायम होने वाला अमन देरपा नहीं, और क्या कराची में सिक्योरिटी के मखदूश हालात किसी साजिश का शाखसाना है, और क्या वाकई दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है? इन्हीं सवालात के जवाब जानेंगे आज के शो में। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अब्दुल क़य्यूम सुमरो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और कराची से इफ्तिखार आलम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाक सरजमीन पार्टी से इनका ताल्लुक है, जबकि लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेगी नाज बलोच, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर तज्ज़िकार है। इन्हीं से आज के शो का आगाज़ करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, बताएगा कि कराची में हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा हुए हैं, इनके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? उन्होंने बहुत से हक़ाइक़ भी सामने रखे, ये दावे भी किए कि जो ऑपरेशन में कामयाबियां हासिल हुई हैं उनको भी उन्होंने सामने रखा, और उन्होंने ये भी कहा कि हमसे पहले जो है जिस वक्त हम आए उस वक्त कोई तकरीबन 93 किडनैपिंग हो चुकी थी। बहुत से वाक़यात का उन्होंने जिक्र किया। जो चीज़ वो भूल गए कि उनसे पहले भी वही थे वज़ीर आला सिंध, और जिस दौर का वो हवाला दे रहे थे, माजी के हवालों को छोड़कर जिस इमीडिएट दौर का वो हवाला दे रहे थे, वो 5 साल थे जो पीपल्स पार्टी के थे, और जिसमें वज़ीर आला खुद ही कायम अली शाह साहब ही थे। ये जो ऑपरेशन जिस चीज़ की वो शायद वजाहत नहीं कर सके कि ये ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे शुरू किया था। ये असखुद इनिशिएटिव नहीं था गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। ये कराची बदअमनी केस 2011 जो था उसमें उसकी ये फाइंडिंग्स आई थी बाद में, जो वो चला था केस, और उसके बाद जो भी हुआ, और फिर 2013 में जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई तो उसने फिर वजीर आजम नवाज शरीफ ने कराची में आके इजलास किया, और फिर कराची ऑपरेशन गालबन सितंबर 2013 में शुरू हुआ, और पहली मरतबा रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी के इख्तियारात दिए गए। जिस चीज की वजीर आला वजाहत नहीं कर सके वो ये कि अगर रेंजर्स 1989 से कराची में थी तो जो इख्तियारात 2013 में रेंजर्स को मिले वो इससे पहले क्यों नहीं दिए गए? साहब, आज की जो सिंध असम्बली में खिताब था वज़ीर आला साहब का, वो काफ़ी ब्लेम गेम हमें नजर आई उनके खिताब में, कि उन्होंने उसमें FIA को भी उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने एक सियासी जमात को भी कराची की टारगेट किया। उन्होंने ये भी कहा कि रेंजर जो है वो वज़ीर दाखिला साहब को रिपोर्ट करती है, चौधरी निसार अली खान साहब को उन्हें रिपोर्ट नहीं करती। लेकिन बहुत सी बातें उन्होंने दुरुस्त की। ये बात सही है कि जिस तरीके से नैब ने रेड्स किए या FIA ने रेड्स किए, 14,000 के करीब फाइल ले गए। आज तक पता ही नहीं है कि वो फाइलें क्यों ले जाई गई, और उनको एतमाद में भी नहीं लिया गया। बहुत सी गिरफ्तारियों में बशमूल डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी में वजीर आला सिंध को एतमाद में नहीं लिया, उसमें उनको उनकी कंसर्न शामिल नहीं थी। ये वो सारे वाकयात हैं जिसकी जिम्मेदारी खुद वजीर आला पर भी आती है, इसलिए कि फिर या तो फिर वो पोजीशन लेते खड़े हो। बिल्कुल, फिर वो खुद तो कप्तान ना कहें, कप्तानी से दस्तबरदार हो जाएं फिर वो। हाँ, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहरहाल पिछले 3 सालों में ऑपरेशन में इम्प्रूवमेंट आई। लेकिन देखिए, जो चीजें मुतजाद उनकी तकरीर में नजर आई वो ये थी कि जब उनके अपने वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि 20 साल से पुलिस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, तो सवाल ये होता है कि उन 20 सालों में कम से कम 10 साल तो पीपल्स पार्टी के हैं, तो पुलिस में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं लाई गई? पुलिस में इतने अरबों रुपए जो सालाना खर्च होते हैं, खुद वजीर दाखिला और IG सिंध अगर ये कहते हैं कि CCTV कैमरेस काम नहीं कर रहे, कोई जो है वो प्रॉपर जो है वो पेट्रोलिंग नहीं होती, ये सारी चीजें खुद वजीर दाखिला और IG सिंध एतराफ करते हैं, तो ये चीजें तो इन्हीं के दौर में लगाई गई। बिल्कुल, इन्हीं के दौर में ये अरबों रुपए जो है सालाना जो है अमन और अमान की सूरत उसमें दिए जाते हैं। तो ये जवाब अगर रेंजर्स ने कोई गलत काम किया है तो जवाब तलबी वजीर आला सिंध ही उनसे कर सकते हैं। तो मज़हर अब्बास साहब, आने वाले दिनों में आप कराची के हालात क्या देख रहे हैं? हालात में बेहतरी आती देख रहे हैं या हालात पहले से ज्यादा खराब होते देख रहे हैं? जब तक मुस्तकिल बुनियादों पे काम नहीं होगा, जब तक इदारे नहीं बनाए जाएंगे। अब इतने साल ये भी बताते वजीर आला सिंध
ये तो उन्होंने कह दिया कि जी 2 रिटायर्ड कर्नल को रख लिया गया। जी उन रिटायर्ड कर्नल का काम क्या है? वो जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है वो किसकी हिफाजत करता है? ये भी बताते वो कि इतनी जो गाड़ियां सालाना जो है अब इस 80 करोड़ रुपए जो है वजीर आला हाउस की रिपेयर के लिए क्यों जरूरी है? क्या जरूरत है वजीर आला हाउस को रिपेयर की? कितनी जरूरत है? गवर्नर हाउस को रिपेयर की कितनी जरूरत है? क्यों सालाना तौर पे फर्नीचर तब्दील होते हैं, चाहे वजीर आला हाउस के हो या वजीर आजम हाउस का हो? बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब शो में ज्वाइन करने का। अभी हम बात करते हैं सेनेटर कयूम सोमरो साहब से। सोमरो साहब बताएगा कि जिस तरह से मदर अब्बास साहब ने बताया कि 80 करोड़ रुपए वजीर आला हाउस की तज़ीन और आइश में लगा दिए गए, उसे रिपेयर करने में लगा दिए गए, तो यही जो है ये कराची के अमन को रिपेयर करने के लिए पैसे क्यों नहीं लगाए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो एक मामूली बात है। अगर इस पर तनकीद हो तो फिर प्रेसिडेंट हाउस पे करोड़ों की बजट लगाई गई तो उस पर इतनी तनकीद नहीं। प्राइम मिनिस्टर हाउस पे करोड़ों पे की बजट रखी गई है, वो सिर्फ उनके लॉन को सेट करने के लिए, उनके बागात को सेट करने के लिए। बात ये नहीं है, बात ये असल चीज़ जिसको मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि कराची के अमन अमान बेहतर हो गया था पिछले 2-2.5 साल से, और खुसूसन 1.5 साल के अंदर अंदर तो ये तो मिसाली शहर बन गया था। पूरी दुनिया का एतमाद बहाल हो रहा था, पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे थे, कराची की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लोगों का। यहाँ के मकामी लोग जो है जिस तरह निकल रहे थे बाहर, तो ये एक अच्छी उम्मीद थी और अच्छा अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन ये ऑल ऑफ सडन हालात क्यों ख़राब हुए, उसका जो एक सबब और भी है जिस पे हमेशा 2 साल से हम अपने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम के ज़रिए, इवन मज़हर अब्बास साहब है, आप खुद सारे कि इस ऑपरेशन को महदूद किया गया सिंध की हद तक, कराची की हद तक, इसको आगे क्यों नहीं लेकर गया, पंजाब तक क्यों नहीं ये ऑपरेशन गई, वहाँ पर कलदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? वो लोग जो है वहाँ बैठ कर के प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोग यहाँ आकर के माहौल ख़राब कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास शवाहिद है, बलूचिस्तान की तरफ से लोग आते हैं, पंजाब की तरफ से लोग आते हैं, वहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा है, उनको पता है कि एक ही जगह ऑपरेशन हो रहा है, अगर यहाँ तंग होते हैं तो ये भाग करके वहाँ बैठ जाते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में इसको ऑपरेशन का दायरा कार को वसी किया जाता तो कम से कम ये जो कराची के हालात बेहतर हो गए थे, जिसमें सबकी कुर्बानियाँ हैं। क्या आप ये नहीं समझते सिंध पुलिस पे इल्ज़ाम तो लग सकते हैं, उनकी कारकर्दगी तो ठीक है, सवालिया निशान तो बन सकती है, उनकी कुर्बानियों पर कभी तो तज़किरा करो। कितने लेकिन यहाँ पे कयूम सोमरो साहब वज़ीर आला साहब ने आज जो असेंबली में खिताब किया है उसमें उन्होंने कोई इक़दामात तजवीज़ नहीं किए, उन्होंने ये बातें वहाँ पर नहीं की, उनकी तकरीर जो है वो मर्सिया ज्यादा दिखाई दे रही थी। सिविलियन लोग शहीद हो गए, इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद कराची को अमन नसीब हुआ था। अब इसको जो है दुश्मन कुव्वतें, दुश्मन लोग जो है जो इस अमन को खराब करना चाहते हैं, वो इनको नहीं बर्दाश्त हो रही ये चीजें कि पाकिस्तान का अमन बेहतर हो। सवाल ले लें, एक सवाल ले लें कयूम सोमरो साहब, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप ये बता दें कि आज वज़ीर आला साहब ने जो खिताब किया है सिंध असेंबली में उसमें इन बातों का तज़किरा नहीं किया, उनकी तकरीर जो उसमें कुछ इक़दामात तजवीज़ नहीं किए गए, बल्कि वो एक मर्सिया ज्यादा दिखाई दे रही थी। वो इल्जामात तो लगा रहे थे वफाक पर, लेकिन खुद उन्होंने कुछ इक़दामात जो है वो तजवीज़ नहीं किया आज की। देखिए आप जिसको मर्सिया कह रहे हैं, मैं इसको हकीकत, मुझे आप बता दें 2 साल ज़रब अज़ब ऑपरेशन को मुकम्मल हो गए। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वायदा किया था कि बाकी जिस तरह सूबों को ये पैसे दे रहे थे ज़रब अज़ब ऑपरेशन के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर सिंध के अंदर 12 अरब रुपए इनको देने थे, आज तक वो 1 रुपया दे नहीं सके, हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो आते हैं, फोटो सेक्शन करा के चले जाते हैं। तो जाहिर बात है मसाइल तो अपनी जगह पे है, एक बहुत बड़ा शहर है, वसाइल कम है, मसाइल ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हौसला नहीं हारा है, हमने मेहनत की है, हमारी जदोजहद है, हमारी कुर्बानियां हैं, हमारे वर्करों की कुर्बानी है, हमारी पार्टी की कुर्बानी है, हमारे इदारों की कुर्बानी है, हमारे रियासत जो अमन अमान कायम करने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनकी कुर्बानी है। हम इन सारी कुर्बानियों को रायगार नहीं देख सकते, न करना चाहते, लेकिन जरूरत इस बात की है हम इल्जाम बड़ा इल्जाम नहीं लगा रहे हैं दूसरे सूबों पर भी। तो ब्लेम गेम के बजाय इस वक्त जो है हमें यकजहती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, तमाम सूबों को और वफाक और सूबे को मिलकर इस दहशतगर्दी के जो नासूर से खात्मा या फिर से जान नहीं छुड़ानी चाहिए। कोई पॉलिसी यही तो मैं कह रहा हूं कि हमें ब्लेम लगाने के बजाय हम एक दूसरे की मदद करें। सिर्फ यहाँ फोटो सेक्शन करा के प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करके चले जाते हैं, वजीर दाखिला ऐलान करके चला जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस ऑपरेशन के दायरा मुझे सवाल लेने दे। इफ्तिखार आलम साहब, आप बताइएगा कि जिस तरह से कयूम सोमरो साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, हमें अब एक दोबारा से ब्लेम गेम और एक इल्जाम तराशी का नया सिलसिला शुरू होता दिखाई दे रहा है वफाक और सूबों के दरमियान। जिस तरह से सिंध और वफाक के दरमियान हम देख रहे हैं कि इल्जामात दोबारा से शुरू हो चुके हैं। तो इस वक्त हमें चाहिए नहीं कि यकजहती पैदा हो, इत्तफाक राय पैदा हो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर?
जी बिल्कुल, मुल्क जिस नाजुक दौर से इस वक्त गुज़र रहा है, इस वक्त हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करें। और सब ने देखा कि 2013 के अंदर जब कराची में यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया गया, उस वक्त से लेके आज तक लातादाद कुर्बानियाँ भी दी। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी, पुलिस ने भी, दीगर जो एजेंसियाँ काम करती थीं, और उन्हीं कुर्बानियों के नतीजे के अंदर यहाँ पे अमन भी कायम हुआ। तो इन चीज़ों में तनाज़ात में पड़ने से कि सूबाई हुकूमत का क्या रोल है और वफाकी हुकूमत का क्या रोल है, और फिर उस तनाज़े का फ़ायदा मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें जो हैं वो उठाएं, तो हमें इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहरा करना चाहिए और इस ऑपरेशन को अक्रॉस द बोर्ड जिस तरीके से ये चल रहा है इसको आगे बढ़ाना चाहिए देरपा अमल के लिए। और साथ साथ मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि देखें, ये जो रेंजर्स और दीगर लोग हैं जो इतनी लातादाद कुर्बानियाँ दी हैं, इनकी तो चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसको अगर हमने हतमी शक्ल देनी हो और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है इस ऑपरेशन को, और फिर देर पा अगर अमन चाहिए तो पुलिस को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और उसमें बेहतरी लाने के लिए हमें रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे, उनको वेल इक्विप्ड करना पड़ेगा। अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो पुलिस के इदारे को बेहतर बनाने के अंदर ही अमन कायम हो सकेगा। इफ्तिखार आलम साहब, हालिया जो वाक़यात दहशतगर्दी के उसमें कुछ इशारे, कुछ इल्ज़ामात आपकी तरफ भी आए हैं, तो कौन साजिश कर रहा है, किसके खिलाफ साजिश कर रहा है? देखें, मैं अब इसकी इंतहाई दुख और तकलीफ़ की बात थी, आप मतलब मैं तो खुले अल्फाज में आपसे बिल्कुल बात करता हूँ। अमजद साबरी भाई के हवाले से इंतहाई मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, फ़नकार थे, सरमाया थे, कराची का बेटा था जिसने पूरे पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया। अमन का एम्बेसडर था वो आदमी, और अभी चंद लम्हे ना गुज़रे, लहद में उतरी नहीं उनकी मैयत, और इन्होंने वही वतीरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इल्ज़ाम तराशियों का बाज़ार गर्म कर दिया इन्होंने। इनके बाद पता नहीं कौन सा ऐसा जादुई तिलिस्म मौजूद था जिससे इनको पता चल गया। खैर, कोई हमारे लिए नई और अनूनी बात नहीं थी। MKM का यही रहा है कि हर जाने वाले के लाशों के ऊपर सियासत करना, और यही उनके पास प्रोडक्ट है जो मार्केट में वो बेचते हैं। लेकिन हम इस पर कोई सियासत नहीं करना चाहते। बहुत अच्छे नेक इंसान थे और अल्लाह उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए, आला मुकाम अता फ़रमाए, और इससे ज़्यादा मैं उनके इस इंतज़ाम के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे कि कराची का अमन कौन ख़राब कर रहा है। टू स्टे विद अस। वेलकम बैक। शो में हमें ज्वाइन किया है लाहौर से नाज बलोच साहब, रहनुमाए तहरीक इंसाफ की। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज बलोच साहिबा, हमारी पहले सेगमेंट में बात हुई कराची की बदअमनी से मुतालिक जो हालिया वाक़यात रुनुमा हुए हैं। हमने बात की वज़ीर आला कायम अली शाह की आज की तकरीर का, हमने रेफरेंस दिया कि उसमें उन्होंने इल्ज़ामात कुछ लगाए वफाक पर भी कि जो रेंजर साहब वो चौधरी निसार अली खान को रिपोर्ट करती है, उन्हें रिपोर्ट नहीं कर रही। तो क्या वो प्रैक्टिकली अब इस ऑपरेशन के कप्तान हैं या नहीं हैं? और इसके अलावा हमारी बात हुई मज़हर अब्बास साहब से, उन्होंने कुछ सवालात उठाए जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक भी, और कयूम समरो साहब ने भी बात की कि काफ़ी कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी ने भी दी हैं, हालात ठीक हो चुके थे, दोबारा से ख़राब हुए हैं। जबकि इफ्तिखार आलम साहब ने भी कराची में यही कहा कि हालात जो हैं आप उसको बेहतर करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर यकजहती इसमें पैदा करनी चाहिए और इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए बजाय ब्लेम गेम के। तो नाज़ बलोच साहब, आप बताइएगा कि जो हालिया वाक़यात हैं कराची में दहशतगर्दी के, तो कराची का अमन कौन ख़राब कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कराची का जो एक ट्रेंड रहा है, कई डिकेड से हमने देखा कि पिछले 3 दहाइयों से कराची के अंदर कत्ल खून और गारत का बाजार गर्म रहा, और ये सिर्फ और सिर्फ खौफजदा करने के लिए, कराची की इकॉनमी को डाउन करने के लिए और इंटरनेशनल एक मैसेज देने के लिए कि कराची जो है वो एक वायलेंस से भरपूर शहर है। ये किसका एजेंडा हो सकता है? ये यकीनन किसी पाकिस्तानी और मुहिब वतन पाकिस्तानी का एजेंडा नहीं हो सकता। मैं आपको ज़रा बताना चाह रही हूँ, थोड़ा सा ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास जितनी GITs बनी, और आपने देखा सौलत मिर्ज़ा हो या मुख्तलिफ नौयत की जितनी GITs रेंजर्स ने बनाई, वहाँ पे कौन निकले? सियासी जमातों के लोग जिनको सियासी पश्तपनाही हासिल थी। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बताया है कि किस तरीके से उनकी जो है वो हमारे दुश्मन मुल्क में उनकी ट्रेनिंग की जाती है, और किस तरीके से बैरून मुल्क की एजेंसीज भी इसके अंदर मुलव्वस होकर ये खौफ और हिरास की सियासत करके कराची में मैंडेट चोरी करने का जो सिलसिला है वो जारी सारी रहा। तो हमने देखा कि कराची में जो कुछ हुआ उसके पीछे
क्या कौन से मुहर्रिकात थे और GITs दर GITs आती हैं, लेकिन मसला ये है कि जब तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, जब तक लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी, जब तक कातिल और बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ जब तक कातिलों को सजाएं नहीं मिलेंगी, ये देखें आलम यह आ गया कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे ही सेफ नहीं हैं, उन्हीं को उठा के लेके चले गए कुछ लोग और अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है कि कौन ले गया, कहाँ ले गया। तो इंसाफ जब नज़र आएगा, जब लोगों को सजाएं मिलना शुरू होंगी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि अमन अमान भी आएगा। और ये बड़ा गंभीर एक मसला है, बड़ा संगीन किस्म का मामला है। कराची का मामला कोई ऑर्डिनरी मामला नहीं है। कराची के अंदर मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ अनासिर इन्वॉल्व हैं, सरगर्म हैं और वो ये तमाम साजिशें करते हैं। तो अब मेरा कहने का मकसद है कि बिल्कुल पुलिस इंप्रूव होनी चाहिए, पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता है कि कराची में पुलिस के जानी नुकसान हुआ। देखिए, पुलिस की रिफॉर्म तो सिंध हुकूमत की जिम्मेवारी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पास रेंजर्स ऑपरेशन करी है, जिससे एक सुकून की सांस कराची के लोगों को नसीब हुआ और ताजिर बरादरी भी खुश हुई। आपने देखा कि तिजारत में बूम आया, कराची के अंदर इकॉनमी बेहतर होना शुरू हुई, लोगों को एक सेंस ऑफ रिलीफ मिला। तो मैं समझती हूँ कि रेंजर्स के भी जो इख्तियारात हैं उसके अंदर जो है जहाँ जहाँ रेंजर्स को जरूरत हो, हुकूमत को भरपूर ताउन करना चाहिए रेंजर्स के साथ, क्योंकि तमाम इख्तियारात दे दिए हुए रेंजर्स को पहले से ही। जी बिल्कुल दे दिए हुए, लेकिन ये है कि एक म्यूचुअल जो कंसेंसस है ये रेंजर्स का और सिंध हुकूमत का, ये होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जितने भी मामलात हैं उनको बखूबी देखे जा सकें। क्योंकि अभी जो रिलीफ मिला है ये तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी बीइंग अ कराचीआइट, मुझे पता है कि ये हर कराची वाला कहता है कि ये जो रिलीफ अभी मिला है, सुकून मिला है, ये यकीनन रेंजर्स के ऑपरेशन से ही दहशतगर्द खौफ और हरास में आए और कुछ अमन हुआ। लेकिन इतना अफसोसनाक वाक़या अमजद साबरी का जो पेश आया, ये शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत तो मैं समझती हूँ छोटा अल्फाज है, ये लोगों को खौफजदा करके आर्टिस्ट बरादरी को निशाना बनाना और फिर जो लिस्टें आ रही हैं, जो चीजें आ रही हैं, ये वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स, मेरे तो मतलब अजीब किस्म की बिल्कुल सही है। अहम ये सवालात हैं जो आपने उठाए हैं। इफ्तिखार आलम साहब बताइएगा कि आप एक नई जमात है कराची के अंदर, पाक सरजमीन पार्टी, एक नया विजन आप वहां पर लेकर आए हैं, तो आपके नजदीक कराची के अमन का, कराची में देर पा क़याम अमन का क्या फार्मूला होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अभी तो जिस तरह पहले भी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कराची बिलखुसूस कराची पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वाहिद शहर है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ इकाइयाँ आके बसती हैं, यहाँ पे अपने रोज़गार के लिए आती हैं, चाहे वो सिंध से हों, पंजाब से हों, बलूचिस्तान से हों या KPK से हों। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अमन क़ायम करने के से आपस में मोहब्बत, भाईचारगी की फ़िज़ा को जो है वो परवान चढ़ाना है। जो नफ़रत की आग बोई गई थी उसको ख़त्म करना है ताकि लोग अपना यहाँ पे कारोबार कर सकें, अपने रोज़गार कमा सकें और उसके साथ साथ उन कुव्वतों को कौन खत्म करेगा? हम लोग खुद करेंगे या बाहर से आके नहीं? हाँ, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर करना पड़ेगा। देखिए, लीडर्स जो होते हैं वो जो तरगीब अपने वर्कर्स को देते हैं, उनके वर्कर्स वही करते हैं। आज अगर हमारे लीडर्स हमें तशद्दुद पे मबनी कार्रवाइयों के ऊपर उकसाएंगे, हमें उसकी तरगीब देंगे, तो कारकुन वही करेगा। लेकिन अब अगर आप सबको साथ जोड़ने की बात करेंगे, सबसे मोहब्बत भाईचारगी की बात करेंगे, आप उनकी माइंड स्ट्रॉमिंग करेंगे, तो फिर उसी तरह का वर्कर भी आपका पॉलिटिकल वर्कर भी करेगा। तो इसकी अशद ज़रूरत है कि लीडर्स अपने रोल जो हैं वो प्ले करें और साथ साथ वो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें जिनके जो सियासी जमात के ऊपर अपना हाथ रखती हैं और उनके एजेंडे पे वो सियासी जमात चलती है, उनके ख़िलाफ़ अब जो है वो हतमी ऑपरेशन किया जाए और उसको सारी चीज़ों को जो है मतलब देखा जाए। कोई नई चीज़ उसमें है नहीं, तमाम सबूत शवाहिद मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास, अक्रॉस द बोर्ड जाके अब उन पे जो है वो आखिरी कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए उनके लिए। बिल्कुल सही है। क़य्यूम सोमर साहब, आप बताइएगा कि आपकी हुकूमत है सिंध में, तो अब आगे आपकी हुकूमत क़याम अमन के लिए क्या इक़दाम करने जा रही है? मोस्ट इमीडिएट अभी आप क्या स्टेप्स उठाने जा रहे हैं, चूँकि आज वज़ीर आला साहब ने सिंध असम्बली में कोई वाज़ेह इक़दाम आगे के लिए तजवीज़ नहीं किए? देखिए, बात यह है कि अमन अमान के हवाले से बहुत सारे इजलास पहले भी हो चुके हैं, APS कमेटियों में भी डिस्कस इस पर होता रहा है, मैं खुद APS कमेटी का मेंबर भी हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे जिस चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ और आपकी तवज्जो और पूरी जो है मैं इंतज़ामिया की तवज्जो इस तरफ जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि आप जो है रॉ और NDS की जो है इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये 2-3 जो वाक़यात हुए मुसलसल कराची के,
अमन अमान को ख़राब करने में, क्योंकि उनकी कोशिश ये रही है कि पाकिस्तान के अमन को किसी भी तरीके से ख़राब होने दिया जाए, ताकि ये जो तरक्की और खुशहाली का जो एक दौरा शुरू होने वाला है चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से या गवादर पोर्ट के हवाले से या इस तरह की और मुआशी पॉलिसी आ रही है या इस्तेकाम में पाकिस्तान इसको खराब करने के लिए ये हाथ ज़रूर है, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और मेरी अपनी जहाँ तक मालूमात है, जहाँ तक मेरी अपने एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से एक सोच है, आप यकीन करें कि इसमें बिल आखिर यही होना है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यही इदारे हैं, यही जो है पड़ोसी मुल्क जो है, जिनके 2 पड़ोसी मुल्क हमारे जो हमारे इस्तेकाम मुल्की इस्तेकाम के पीछे लगे हुए हैं, जो हमारे अमन अमान के पीछे लगे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा ये हाथ हो सकता है, क्योंकि उनको एक ऐसा टारगेट, हाई वैल्यू टारगेट लेना था जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के इमेज को मुतासर करना था। अब देखिए वो वाकई अमजद साबरी भाई जो है उसका क्या कसूर था। मैं उनके जनाजे नमाज में भी गया था, हज़ारों की तादाद में लोगों को मैंने जब देखा रोते हुए तो मुझे अंदाज़ा तो हो रहा था कि ये बंदा हुकूमत में न होते हुए भी लोगों की दिलों के ऊपर हुक्मरानी कर रहा था। और कल सोए में गया था तो बात यह है कि इनका कोई कसूर नहीं था, इनके पीछे जो मोहरकात हैं उनको हमें देखा जाए। और सिंध गवर्नमेंट की जहाँ तक सवाल है तो आपका ये सवाल बिल्कुल सही है, एक एक फ़र्द की हिफाजत, उनकी ज़मानत जो है गवर्नमेंट को देनी चाहिए, उनकी माल, उनकी जान, उनकी इज़्ज़त, उनके नफ्स, उनके कारोबार, उनके हर चीज़ की जो है गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है और वो गवर्नमेंट के ज़िम्मे होता है कि। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं एक और अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी मेरे एक भाई ने ये बात की थी कि कराची के शहर की आबादी दिन ब दिन जिस तरह तेज़ी से बढ़ती जा रही है और उनके वसाइल जिस हद तक महदूद होते जो जा रहे हैं और मसाइल में इजाफा होता जा रहा है, ये भी एक अपनी जगह फैक्टर है। वो इदारे, वो जो यहाँ पे माफियाज हैं, उनके खिलाफ वो जो गैंग यहाँ बने हुए हैं, जो कलदम भी हो चुकी हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ आज भी चल रही हैं, उनके खिलाफ भी एक भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। और हुकूमत आप ले रहे हैं, देखिए हम ले रहे हैं, लेकिन ये एक आज का इशू नहीं है, कराची का इशू जो है वो आज का नहीं है। और दूसरी बात, इस चीज़ को आप थोड़ा वाज़ेह करें, समझें। ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आकर आपसे बात करेंगे, इसी पे कंटिन्यू करेंगे यहीं से आगे ब्रेक के बाद। देखिए बात ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे कराची के शहरी खुद को गैर महफूज क्यों तस्वर करने लगे हैं। अब हर शहरी की जुबान पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो जिक्र जो है वो हर जुबान ज़द-ए-आम है। और इसके साथ साथ फनकार जो है कराची के, वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा गैर महफूज तस्वर करने लगे हैं। 62 फनकारों ने, कराची के 62 अदाकारों ने थानों में दरखास्त दी है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। इसी पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सोमर साहब, आप से हमारी बात चल रही थी ब्रेक से पहले। सोमर साहब बताइएगा कि जैसा कि आपने आज कायम अली शाह साहब ने काफ़ी बातें की कि रेंजर्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को, तो अगर कायम अली शाह कप्तान नहीं है इस ऑपरेशन के तो वो कप्तानी से दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते? देखिए बात ये नहीं है कि हम ये समझ रहे हैं कि उसूली बात है कि रेंजर्स के हवाले से, सिंध पुलिस के हवाले से, सिंध गवर्नमेंट के हवाले से हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहते और उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं इस अमन को बनाने के लिए, इस अमन को बेहतर करने के लिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यकीनन अगर फेडरल मिनिस्टर चौधरी निसार है तो उनकी भी डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत महसूस होती है उनकी मदद करने की तो उस वक़्त चौधरी निसार साहब और होम मिनिस्टर का रवैया मुख्तलिफ होता है। जहाँ तनकीद करने की बात होती है तो फ़ौरन वो तनकीद तो कर देते हैं और ये सारे इदारे तनकीद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मदद करने के लिए प्रैक्टिकली तौर पर कोई हमारी जो है वो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये भी एक गिला हमारा जो है वो जायज़ है चौधरी निसार की तरफ से। लेकिन जहाँ तक हमारे अपने इदारों की ताल्लुक है, जहाँ मामलात हमारे ठीक है, हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक पेज पे हम काम कर रहे हैं और बहुत सारे मामलात को आप देखें कितने कराची के इंसिडेंट हो चुके थे, वो सब के सब मुजरिम पकड़े गए हैं। कोई एक ऐसा वाक़ा बता दो 2 साल के अंदर जो इंसिडेंट हुआ हो लेकिन उसके बाद जो मुजरिमों को जो पकड़ा न गया हो। जितने भी इंसिडेंट लें, चाहे सफूरा का इंसिडेंट लें, चाहे कराची एयरपोर्ट का इंसिडेंट लें, चाहे इसके अलावा बहुत सारे, मैं कितने नाम गिना दूं, लेकिन तमाम तर मुजरिम पकड़े गए। और ये भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह एक आधे दिन के अंदर ये हमारे भाई अमजद जो है साबरी कवाल जो एक बेज़रर इंसान था, इसके कातिल पकड़े जाएंगे और कौम के सामने बेनिकाब भी हो जाएंगे और उनके पीछे वो मोहरकात भी सामने आएंगे जिसकी बुनियाद पर यह कत्ल हुआ है। तो हम ये आगे हैं अब तो जी कराची के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा? फनकार भी बाहर आ गए हैं, वो भी कह रहे हैं हमें भी सिक्योरिटी फराहम की जाए। आम शहरी अपने आप को गैर महफूज तस्वर कर रहा है कराची में, कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे?
देखें ये सब हम जो है महफूज बनाने की ये सब कुछ कोशिशें हो रही है, कराची के अमन लौटाने की ये सब कुछ कोशिश हो रही हैं। इसके लिए अगर हमारी पुलिस की कुर्बानियाँ या रेंजर्स की ना हो तो आप ब्लेम कर सकते हैं। हमने तो जानों की कुर्बानी दे करके तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अगर हाँ हम ये कहें कि जी हमने तो बिल्कुल हैंड्सअप कर दिया, हम तो छोड़ गए, ये तो बात नहीं है। हम तो खड़े हैं, हम तो फेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। सोमर साहब, हमें बात करनी है आगे इसी पे नाज बलोच साहिबा से। हम यही सवाल उनके सामने रखेंगे कि क्या नाज बलोच साहिबा आपको लगता है कि सिंध हुकूमत जो है वो बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी फराहम कर रही है शहरियों को जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास जब तक हमारे इदारों को हम पोलिटिसाइज रखेंगे, सियासी भर्तियां होंगी और जब तक थाना कल्चर हमारा इम्प्रूव नहीं होगा तो हमारे पास किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बुनियादी तौर पे जो स्ट्रीट क्राइम है उसको ही कंट्रोल कर ले अगर पुलिस, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पुलिस की, जो लोगों को बेसिक जो उनकी सेफ्टी है वो प्रोवाइड करे। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमारे पास पोलिटिकल भर्तियाँ बहुत होती हैं। जब इसको इम्प्रूव हम करेंगे तो उसके बाद ही कराची के हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये भी एक तरफ हमने देखा है कि कराची में हमारे कईयों पुलिस अफसरान जो है वो भी इसका निशाना बने हैं, इस दहशतगर्दी का। तो वो भी हम नहीं भूल सकते कि किस तरीके से मोबाइल्स के ऊपर अटैक हुआ, कितने पुलिस वालों की जानें भी गई हैं, उनके जो है जिस तरीके से टारगेट किया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि कराची का मामला, चूंकि मैं भी यही बात आपसे करूंगी कि क्योंकि कराची की आबादी जो है वो जहां पाकिस्तान क़याम पे आया था तो 4.5 से 5 लाख की आबादी थी और अब कराची 2.5 करोड़ से ऊपर जा चुका है। तो ये इतना जो कराची की आबादी पॉपुलेशन बढ़ती गई है उसके मुताबिक कराची के रिसोर्सेज भी नहीं है, ना वहाँ पे इतनी पुलिस तैनात है, ना इतनी पुलिस फोर्स हमारे पास मौजूद है जो कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। जिस तरह की आबादी बढ़ती जा रही है उसके मुताबिक वहाँ पे रिफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है और बजट भी जो है वो उसी हिसाब से जो है वो बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों को बुनियादी सहूलत हो। ये तो हमारा आईन पाकिस्तान कहता है कि हर शख्स को बुनियादी तौर पर उसके, तो कैसे होगी ये बातें सारी? आईन तो कहता है, लेकिन होगा कैसे प्रैक्टिकली, कैसे होगा ये? आपको ये बता, देखें बात ये है कि मैंने आपको यही कहा कि मल्टीपल इश्यूज हैं। एक चीज़ हमारे पास जो पुलिस का रिफॉर्म है वो लाने के लिए पॉलिटिकल भर्तियां ख़त्म करनी पड़ेगी, सियासी ये जो डीपोलिटिसाइज हमें करना पड़ेगा इदारों को। फिर उसके बाद दूसरा जो मसला हमारा है वो ये है कि यहाँ पे सियासी जमातें अपने आप को डीवेपनाइज करें, जिनके अंदर मिलिटेंट विंग्स हैं, जिनकी JITs बनी, जिनको ला के टेलीविजन स्क्रीन पे आके लोगों ने अपनी तमाम इंकिशाफात किए हौलनाक किस्म के, और वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आपके पास मल्टीपल, आपके पास हकीम सईद केस उठा लें, मुख्तलिफ, वली खान बाबर का देख लें क्या हुआ आज तक कुछ पता नहीं, तो सजा का जो बिल्कुल सारे केसेस सामने हैं। बिल्कुल सही है। बात करेंगे इफ्तिखार आलम साहब से। नाज बलोच साहब, हमें इफ्तिखार आलम साहब से बात करनी है। इफ्तिखार आलम साहब, जिस तरह से नाज बलोच साहब ने भी इस कराची में जो हालिया वाक़यात ख़राब हो रहे हैं सिक्योरिटी के, उसमें बैरूनी साजिश देख रही है, बैरूनी हाथ देख रही है, जबकि यहाँ पे क़य्यूम सोमरो साहब ने भी यही कहा कि वो भी बैरूनी हाथ देख रहे हैं। उन्होंने तो इशारा किया है NDS और राह की जानिब भी। तो आप क्या देख रहे हैं कि बैरूनी हाथ ही है या फिर ये लोकल सतह की ये सारी हालात जो ख़राब हो रहे हैं यहाँ से? देखिए, गुज़िश्ता दिनों अगर आपने देखा हो तो गवर्नर सिंध साहब का भी जो है स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने भी इस बात का अंदिया दिया था कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कराची के अंदर मौजूद है। तो इन चीज़ों के खदशात का इज़हार तो वज़ारत दाखिला और दीगर एजेंसियों की जानिब से वक्तन फ़वक्तन जो है वो किया जाता रहा। उनकी बुनियाद के ऊपर, उन इत्तलात की बुनियाद के ऊपर गिरफ़्तारियाँ भी हुई। हमारा क्या पॉइंट है? हमारा पॉइंट ये है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो टारगेट किलर्स पकड़े जा रहे हैं, जो सियासी जमात से जिनका ताल्लुक़ है, तो ये तो सैकड़ों की तादाद में तो मौजूद हैं, लेकिन असल उनको वो टारगेट किलर बनाने वाला, उनको वो रॉ का एजेंट बनाने वाला, उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जिस फैक्ट्री से ये तमाम प्रोडक्ट्स बन के आ रही हैं उसको अगर हम बंद कर दें तो फिर ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम, क्या आपको लगता है कि कराची में और सिंध में जो सियासी जमातें हैं वो डीवेपनाइज हो चुकी हैं? अमन जो है वो कायम नहीं हो सकेगा। सियासी जमातें डीवेपनाइज हो चुकी हैं कराची के अंदर? नहीं जी, बिल्कुल बहुत गुंजाइश अभी मौजूद है, होना है। जाहिर सी बात है, जो यहाँ पे अमन व अमान का मसला होता है तो वेपन ही निकलता है ना। अगर डीवेपनाइज हो चुकी होती तो फिर ये कत्ल गारतगरी और खून खराबा थोड़ी कोई शहर में फिर हो रहा होता। अभी भी जो है यहाँ पे मुख्तलिफ नौइयत के जो हैं वो वेपन्स मौजूद हैं बिल्कुल, जिनको वक्तन फ़वक्तन जो है हमारे जो इदारे, जो हमारी एजेंसीज़ जो अपना ऑपरेशन कर रही हैं वहाँ से बरामदगी हो रही है। और अभी भी जो है बिल्कुल अब इसको मंतकी अंजाम तक जो है इस ऑपरेशन का पहुँचाना है और इदारों को, आवाम का जो एतमाद है अब इदारों के ऊपर बहाल करना है ताकि ये जो है यहाँ पे अमन जो है वो कायम हो सके।
बिल्कुल सही है, इदारों पर आवाम का एतमाद बहाल करना है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे कि क्या वाकई दहशत गर्दों की कमर टूट चुकी है। वेलकम बैक। जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा है कि दहशतगर्द जो है अब वो सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं और जंग के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है। इफ्तार आलम साहब, आप बताइएगा क्या वाकई दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है? जी बिल्कुल, हमारे इदारों ने परफॉर्म किया ग्राउंड के ऊपर, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुल्क भर में और बिलखुसूस कराची के अंदर जो है वो अमन कायम हुआ। दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत हद तक जो है वो कमी भी आई है। और लेकिन ये जो बात उन्होंने कही कि यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, तो बिल्कुल देखिए कराची में तो अमूमन हमने देखा यही कि सॉफ्ट टारगेट्स को ही अचीव किया गया और इसका बुनियादी मकसद ये था। अगर हम बिल्कुल रिसेंट मिसाल लें अमजद भाई की, तो एक नाम था, एक पहचान थी पाकिस्तान की दुनिया भर के अंदर, तो उनको टारगेट करने का मकसद ये था कि फ़नकार जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कुछ नहीं है, वो तो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान का और अमन का जो है एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जब उनको टारगेट किया जाता है तो दुनिया भर में हमारा इमेज डैमेज होता है। तो उन्हीं चीज़ों को डैमेज करने के लिए अब ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। और बिल्कुल हम एग्री करते हैं इन सारी चीज़ों से जो अभी जनरल साहब ने कही है, और उसके लिए कोशिश यही करनी चाहिए। फिर देखिए, मैं उसी पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि पुलिस को जब तक मुकामी पुलिस को हम वेल इक्विप्ड नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे और रिफॉर्म्स बेहतर नहीं लेकर आएंगे और साथ साथ उन रिफॉर्म्स का अमल दरामद नहीं कराया जाएगा ग्राउंड के ऊपर, उस वक्त तक जो है वो बेहतरी नहीं आ सकती। तो ये अशद ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। नाज बलोच साहिबा, आप बताइएगा, जिस तरह से आर्मी चीफ साहब ने कहा कि दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है, अब वो सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा ही है? क्या दहशतगर्द टूटी हुई कमर के साथ इतने बड़े हमले कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। ज़रबे अज़ब के बाद हमने देखा कि मुल्क के अंदर एक अमन अमान की सूरत हाल वो बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आई और हमने देखा कि एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन के अंदर कराची के अंदर जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कराची के अंदर खौफ का जो बुत है वो टूटा और एक अमन का सेंस प्रिवेल हुआ। लोगों को एक सुकून, एक राहत मिली, लोगों को एक लिबर्टी मिली कि वो जाके बाहर अपनी ज़िंदगी के मामूलात को जो है वो सही अपने तरीके से चलाएं। लेकिन ये है कि देखें, जिस तरीके से जो डिकेड्स गुजरी हैं, अगर हम बात करेंगे कि देखें 80 की दहाई, 90 की दहाई और फिर 2000 की जो 2000 की जो ईयर था, उसके अंदर हमने देखा, उसकी डिकेड के अंदर हमने देखा कि जो खौफ, जो हू का आलम इस शहर के अंदर था कि लोगों को रोज़ाना आप टेलीविजन स्क्रीन पे हम देखते थे कि 10 लाशें गिर गई, 20 लाशें गिर गई, इतने टारगेट किलिंग, नामालूम अफराद। ये जो नामालूम अफराद हैं, उनको हमारी रेंजर्स ने ऑपरेशन के बाद मालूम तो करवाया कि वो हैं कौन, वो कौन लोग हैं, वो कोई एलियंस नहीं थे, वो कौन थे, वो किन के हाथों में खेल रहे थे, वो इनका किस जमात से ताल्लुक, इनका किस मिलिटेंट विंग से ताल्लुक। तो वो सारी चीज़ें, इसका क्रेडिट हम अपने रेंजर्स को देते हैं और हम ये दुआगो हैं कि अल्लाह करे कराची का अमन जो है वो उसको बरकरार रखने के लिए रेंजर्स अपना काम इसी तरीके से जारी रखे। साथ ही साथ जो सिंध हुकूमत है वो भी थोड़ा जो है कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपने अंदर क्रिटिसिज्म को ले और उसके बाद हालात को इम्प्रूव करने के लिए रिफॉर्म्स लेकर आए। और पुलिस के अंदर बहुत भारी तौर पे, बहुत एक्सेसिव तौर पे हमारे पास ज़रूरत है कि हम चेंजेस लेकर आए और इंडक्ट करें मजीद पुलिस, क्योंकि कराची की आबादी के तनासब से हमारी पुलिस फोर्स बहुत कम है। गैर सियासी पुलिस हो जाए जी, और फिर और उसके बाद उसको गैर सियासी भी करें, थानों का जो कल्चर है उसको इम्प्रूव करें। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो सिंध हुकूमत के हाथों में है। वरना जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसके अंदर मुख्तलिफ अनासर इन्वॉल्व हैं और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कत्ल गारतगिरी करने वाले लोग मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हरगिज नहीं हो सकते। यकीनन पाकिस्तानी नहीं है। बिल्कुल आपका टेक हमने ले लिया। अभी हम बात कर लेते हैं कयूम सोमरो साहब से। किसी न किसी हमारे दुश्मन अनासर से मिलते हैं। बिल्कुल सही है। कयूम सोमरो साहब, आप बताइएगा, जिस तरह से आर्मी चीफ ने कहा है कि अब जंग के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, अब दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं, क्या वाकई हमारा असली दुश्मन है वो आके हमारे मुल्क के अंदर टारगेट कर रहा है, सॉफ्ट टारगेट्स उनको निशाना बना रहा है? देखिए, इसमें कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है। ये तो काफ़ी चीज़ें अब सामने आ गई हैं। बहुत सारे जब आपके राह के एजेंट पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं और आपके अंदर पाए जाते हैं और तो यकीनन वो यहाँ आकर बैठ कर के क्या पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होंगे? वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ वो अपना काम करते हैं
और यहाँ के काफ़ी लोग जो है, अभी आपने देखा पाक सरजमीन पार्टी के जो है चेयरमैन ने कितनी मरतबा ये बात बताई पूरी मीडिया को, दुनिया को, कि बहुत सारे राह के लोग जहाँ बैठे हुए हैं जो मुल्क दुश्मन अनासरों के साथ मिल कर के मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये बात अपनी जगह सही है चीफ साहब की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि काफ़ी चीज़ बेहतर हो गई। आपने कहा कमर टूट, वाकई कमर टूट न जाती तो आज वो दहशतगर्द जो खुदकश हमलावर होते थे वो काफ़ी हद तक आपने पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह ने जिन लोगों की निशानदेही की है कि वो राह के एजेंट बैठे हैं, आपने उनसे फहरिस्त ली, आपने उनसे डिटेल्स जानने की कोशिश की कि कौन से ये लोग हैं उनके खिलाफ ताकि कार्रवाई की जा सके? देखें, जाहिर बात है गवर्नमेंट का राब्ता होता है और वो भी एक इन्फॉर्मेशन जो है जिसमें मुल्क को फ़ायदा हो, जो मुल्क दुश्मन अनासर उनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। ये तो एक्सचेंज होती रहती है, ये अच्छी बात है और आपस में मेल जोल भी होनी चाहिए। और सिंध के अमन को बेहतर बनाने के लिए हम सब कोशिश करें, सबकी फ़र्ज़ है। अगर सिंध अमन अमान में है, कराची अमन अमान में, तो पूरा पाकिस्तान अमन अमान में है और बल्कि पूरी दुनिया के जो है उस पर उसका पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ता है। तो हम तो यही कोशिश करें और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश कामयाब हो जाएगी। मायूस होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े शहर में एक वाक़या तो हुआ है, अब मैं उसको ये तो नहीं कह सकता हूँ कि खुदा न खासा, लेकिन आगे की रोकथाम के लिए हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से मुसलसल मीटिंग्स हो रही है। जहाँ तक अभी बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्दुल करीम समरू साहब और दीगर मेहमानों का भी अपना शुक्रिया अदा करते हैं आज के शो में हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन, कराची में अमन होगा तो पूरे पाकिस्तान में अमन होगा। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।